हेलो एवरीवन, आई एम आस्था चौधरी एंड वेलकम टू राउस एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं असम फ्लड्स के बारे में। असम में एक बहुत बड़ी असम के बहुत सारे ज़िले बाढ़ का सामना कर रहे हैं। 7 से 8 ज़िले ऐसे हैं जिनमें बाढ़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा जा रहा है। अभी तक 82 लोग की जो है वहाँ पर मौत हो चुकी है और बहुत सारे लाखों लोग जो हैं अभी प्रभावित हुए हैं। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर हर साल असम में इतनी बाढ़ क्यों आती है और इस साल क्या ऐसा रीज़न है जब हमें जो है इतनी भीषण बाढ़ देखने को मिल रही है। तो आइए समझते हैं इस पूरे करंट अफेयर को। तो असम फ्लड 2026, व्हाई डज असम फेस डिवास्टेटिंग फ्लड्स एवरी ईयर, क्यों हर साल इतनी विनाशकारी बाढ़ आती है। ओके, आगे देखें। तो असम फ्लड 2026 ने व्यापक जनधन, ठीक है, जैसा कि हमने देखा है 1.75 लाख जो लोग हैं वो अभी तक प्रभावित हैं। इसमें 7 जिले इसमें प्रभावित हैं और वहाँ पर खेती की बात करें या वहाँ का बुनियादी ढांचे की बात करें, चाहे घर हो, अस्पताल हो, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसको प्रभावित किया है, व्यापक रूप से प्रभावित किया है। इस वर्ष विशेष रूप से अपर असम, जो अपर असम का जो ऊपरी इलाका है, जो जिले हैं जैसे कि शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट और गोलघाट, ऐसे जो जिले हैं उसमें अभूतपूर्व बाढ़ देखने को मिली है। जो देखा जाए तो बहुत सारे जो टाइम में है इतनी बाढ़ हमको देखने को नहीं मिली थी। तो ये वाले जो जिले हैं सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं और बहुत सारे जो हैं पानी की चपेट में आ गए हैं। तो 2026 की बाढ़ केवल ब्रह्मपुत्रा के उफान से नहीं बल्कि उसकी सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरीज में अत्यधिक वर्षा के कारण भी आई है। तो ऐसे बहुत सारे बेसिक रीज़न है जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे जब हमें इस बार की बाढ़, इतनी विनाशकारी बाढ़ देखने को मिल रही है। तो अगर इसमें देखा जाए तो हम ये जानते हैं कि ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है इसकी वजह से यहाँ पर बाढ़ आती है जब उसका पानी बहुत उफान पर आ जाता है। लेकिन ब्रह्मपुत्रा रिवर के अलावा उसकी जो 50 से अधिक जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, उसमें जितनी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं असम से गुजरती हैं, वहाँ पर जब बहुत पानी जब बढ़ जाता है उसकी वजह से मेनली देखा जाता है कि जो असम है उसमें बाढ़ आती है। अब हम पर्टिकुलर रीजंस की बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ देखते हैं हर साल क्यों बाढ़ आती है। तो यही नहीं है कि बस अधिक वर्षा है इसलिए आती है, बल्कि कई प्राकृतिक और मानवीय कारण जो है इस बाढ़ को और गंभीर बनाते हैं। क्या ये कारण है? तो प्राकृतिक कारणों की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्रा रिवर एक तो विश्व की सबसे अधिक सेडिमेंट जो गाद है वो लेकर आने वाली नदियों में से एक है। याद रखिएगा, हाईएस्ट सेडिमेंट कैरिंग ये रिवर है। देखा है, सेडिमेंट मतलब जितनी भी अगर हम बात करें, क्योंकि हिमालय जो है हिमालय से होकर आती है, ठीक है, हिमालय से ही ये फ्लो होती है, तिब्बत से निकलती है, ठीक। अब हिमालय क्योंकि यंग माउंटेन है तो वहाँ पे सेडिमेंट्स का निकलना या फिर वहाँ पर लैंडस्लाइड्स का होना बहुत ही आम बात है। तो ऐसे में जब वहाँ से पूरी नदी ये बहकर आती है और अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स गाद लेकर आती है, चाहे वो छोटे छोटे कंकर पत्थर हो, सैंड के पार्टिकल्स हो, माइका हो या फिर ऐसे पार्टिकल जो इसमें इजीली जो है बहकर यहाँ तक आ जाते हैं। तो ऐसे पार्टिकल जब लेकर आती है उसको बोलते हैं हम कि सेडिमेंट बहुत ज़्यादा है। और ऐसे पार्टिकल क्या करते हैं, अगर जैसे ही वो आकर लेकर यहाँ पे आती है तो का जो एरिया है पूरा वो बहुत शैलो बन जाता है, तो उसमें पानी रखने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, ठीक है। अब ये जाती कहाँ से? तो अरुणाचल प्रदेश, भूटान, नागालैंड से आने वाली अनेक जो ट्रिब्यूटरीज हैं मानसून में अत्यधिक जल लेकर वो भी आती हैं, ठीक है। अब असम का अधिकांश भाग जो है ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन में स्थित है, ठीक है। याद रखिए, फ्लड प्लेन जब बहुत अधिकांश जब बाढ़ आ जाती है और जो पानी जितने एरिया में फैल जाता है या जिस एरिया में बहने की आशंका होती है उस पूरे एरिया को हम फ्लड प्लेन कहते हैं। तो मेनली जो हमारा असम है वो कहाँ पर स्थित है? तो जो ब्रह्मपुत्र का जो फ्लड प्लेन वाला एरिया है वहाँ पर वो स्थित है। अब भारी मानसून वर्षा, हिमालयी ढलान, स्टीप स्लोप के कारण जल तेजी से मैदानों में पहुंचता है। जैसा कि हमने आपको बताया, निकलती कहाँ से है ये? तो ये हिमालयन क्षेत्र तिब्बत से निकलती है। और क्योंकि स्लोप जो है एक भारी ढलान वाला स्लोप है और हमारा जो असम है वो भले ही हिल्स पे है लेकिन कैसा है, वो जब आ रहा है वहाँ से पानी तो एकदम प्लेन पे आ रहा है, तो वहाँ पर जो है बहुत अधिक जो है मात्रा में एक तो पानी भी आता है और बहुत ही तीव्रता से पानी आता है। इसलिए जो है अगर ज़्यादा बारिश होती है या फिर ब्रह्मपुत्र नदी थोड़ी भी बहुत उफान में है तो वहाँ पर पूरा जो है बाढ़ की स्थिति हमको हर साल देखने को मिलती है। ये हमें याद रखना है। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये इसका पूरा कैचमेंट एरिया है, ठीक। यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से आ रही है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से आसाम में जाते हुए देन फिर ये बांग्लादेश में जाकर फिर इधर से ये
ये मिल जाती है आपकी गंगा से और फिर ये बे ऑफ बंगाल में सबमर्ज हो जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। ये आप असम का मैप देख सकते हैं। इस असम के मैप में यहाँ पे बहुत ऐसी जो रिवर्स हैं जो ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, ये देखें आप, ये है आपका एरिया जहाँ से ब्रह्मपुत्रा रिवर बह रही है। ओके, और यहाँ पे बहुत सारी जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ये यहाँ से बह के जो है बांग्लादेश में ये चली आती है। याद रखेंगे बहुत सारी हैं इसमें, दिब्रू है, सुबनसिरी है, ठीक है, कपिली है, ये इसकी प्रमुख जो है ट्रिब्यूटरी हैं। अब बाढ़ जो है इतनी विनाशकारी क्यों बन जाती है? तो मानवीय कारण, अभी हमने प्राकृतिक जो है रीजन के बारे में चर्चा करी, अब जब है मानवीय कारण के बारे में चर्चा करते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन एवं भूमि उपयोग में परिवर्तन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों का काटा जाना। तो पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है। पेड़ जो है उनकी जड़ें एक मजबूती से अगर आप हैं तो ये है भूमि कटाव की स्थिति बन रही है। यहाँ पर पेड़ जितने कटेंगे उतनी ज़्यादा ही जो है भूमि का कटाव और ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एक ये हो गया अत्यधिक सिल्टेशन, मतलब कि गाद का जमा होना। जब ब्रह्मपुत्रा रिवर आ रही है और बहुत ज़्यादा, वो जितनी बार फ्लो हो, जितने टाइम से वो फ्लो हो रही है उतने टाइम से वो उतना ही ज़्यादा गाद और जमा करती जा रही है, मतलब कि उसका जो सरफेस है और उथला बन गया है। ठीक है, अब ऐसे में जो है उसकी जल वहन करने की जो कैपेसिटी, क्षमता है वो घट जाती है और इसलिए जो है आस पास के एरिया में पानी और ज़्यादा फैल जाता है। ठीक है, अब पुराने क्षतिग्रस्त एम्बैंकमेंट्स, ठीक है, एम्बैंकमेंट मतलब बात हो रही सिंपली जो मेड़ बांधते हैं, जैसे मान लीजिए नदी का इलाका है और नदी के आसपास जो है, ताकि पानी जो अत्यधिक जो पानी है आसपास के एरिया में ना फैले, तो ऐसे मेड़ बनाई जाती है, तटबंध बनाया जाता है ताकि उस पानी को रोका जा सके। अब दिक्कत यहाँ पर असम में ये है कि ऐसे जो तटबंध हैं बहुत ज़्यादा, बहुत वर्षों पुराने हैं। अब जैसे ही थोड़ा सा पानी का प्रेशर आता है वो तटबंध जो है वो टूट जाते हैं, एम्बैंकमेंट जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, पानी आसपास के गाँव में फैल जाता है। और ये जो स्थिति अभी भी हमें देखने को मिल रही है। अनियोजित निर्माण है और फ्लड प्लेन पर अतिक्रमण है। ठीक है, अब फ्लड प्लेन वो इलाका होता है जहाँ पर या तो बाढ़ आई हुई हो या फिर ऐसा इलाका जहां पर बाढ़ आने की बहुत ज़्यादा आशंका हो। अब ऐसे इलाकों पे जो है सरकार चिन्हित करती है कि ऐसे इलाकों में नए निर्माण कार्य नहीं होंगे या उन पे अतिक्रमण नहीं होगा, ताकि जो है सुरक्षित स्थानों पर ऐसे कार्य हो और ऐसे स्थानों पर लोगों को फिर प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अनियोजित निर्माण वहां पर देखने को मिलते हैं जिससे अभी प्रॉब्लम हो रही है। और क्लाइमेट चेंज के कारण एक्सट्रीम रेनफॉल के इवेंट्स में भी वृद्धि हुई है। क्लाइमेट चेंज अल्टीमेटली रीजन क्लाइमेट चेंज का मानवीय कारण ही है। ठीक है, तो एक्सट्रीम रेनफॉल जो है उसकी इवेंट्स में वृद्धि हुई है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये जो है हमें रीजन देखने को मिलते हैं। ओके, अब ब्रह्मपुत्रा ही सबसे बड़ा कारण क्यों है? ठीक, तो जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा का उद्गम अगर हम देखें तो ब्रह्मपुत्रा का उद्गम हमें हिमालय के पास तिब्बत में देखने को मिलता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं वहां पे यार्लुंग सांगपो। ठीक, ओके, आगे देखें यहाँ पे, तो ये कहाँ से आती है? तो तिब्बत, यहाँ पे चाइना, इंडिया और बांग्लादेश से होकर फिर ये कहाँ बहती है? मतलब यहाँ पे अगर गंगा से मिलकर ये आ जाती है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की जो खाड़ी है उसमें ये सबमर्ज हो जाती है। ठीक है, अब नदी का प्रवाह अत्यधिक तीव्र है, हमने आपको बताया, क्योंकि एक बड़ी ही स्लोप से आ रही है। ठीक है, ऐसे ही स्लोप से निकल कर आ रही है वो। अब यहाँ पे मान लीजिए ये असम वाला इलाका है, तो क्योंकि स्लोप से बहकर आ रही है तो उसका जो प्रवाह है बहुत ज़्यादा तीव्र है, बहुत ज़्यादा जो वाटर है उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वाटर जो है बहा कर लेकर आती है, बड़ी मात्रा में सेडिमेंट लेकर आती है वो। ठीक है, सेडिमेंट लेकर आएगी तो उथला हो जाएगा सरफेस और इससे बाढ़ आने का खतरा ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, नदी बार बार अपना मार्ग चैनल्स बदलती है जिससे रिवर बैंक इरोजन दोनों ही बढ़ता है। आपको पता है जब नदी आती है तो नदी जो है, क्योंकि आसपास हिमालय रीजन है, ठीक है, हिमालय रीजन से ही आती है, बहुत बड़े बड़े से पठार हैं, पहाड़ हैं, तो उन्हें काटते हुए आती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो अपना रास्ता है वो बदल देती है। इस वजह से भी जो है हमें एक तो कटाव देखने को मिलता है और बाढ़ जो है वो भी हमें देखने को मिलती है। असम की लगभग, अगर यहाँ हम बात करें तो यहाँ देखते हैं, ओके, तो असम की लगभग 40% भूमि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आती है। याद रखें इसको, असम की 40% भूमि अभी भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आती है। तो इसका सुनियोजन करना, इसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ऐसे इवेंट हमको आगे देखने को ना मिले। यहाँ आप देख सकते हैं ये चाइना से होकर आ रही है, तिब्बत का ये ऑटोनॉमस रीजन यार्लुंग सांगपो नाम से यहाँ पे आकर ये फिर अरुणाचल प्रदेश में आती है। देन
फिर असम में, और फिर ये ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मर्ज हो जाती है। बांग्लादेश से फिर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। यहाँ देख सकते हैं आप यारलुंग सांगपो। ओके, ये गुवाहाटी असम का इलाका है, यहाँ से एकदम होकर जा रही है ये बांग्लादेश में। और देखते हैं, ओके ओके अब इसमें हम देखते हैं कि समाधान क्या है, आगे जो है वे फॉरवर्ड क्या है, क्या कि ऐसी स्थिति को रोका जा सके तो क्या ऐसे समाधान हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर देखें, इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट। ठीक है, अब केवल जो असम में नदी जो बह रही है, अगर हम वहीं का मैनेजमेंट कर लें, जो असम वाला इलाका है, तो उससे ही इसका समाधान नहीं होगा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश हो, भूटान हो, ठीक है, यहाँ पर जो है जो पूरा का पूरा एरिया है, वहाँ के एरिया की जो नदियाँ हैं उसका मैनेजमेंट करना, इंटीग्रेटेड जो है मैनेजमेंट यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि पानी को पहले ही रोका जा सके, पहले ही ऐसे मैनेजमेंट किए जा सके, ताकि आगे जो है दिक्कतें ना हो जब वहाँ पर उसकी जो प्रवाह तीव्र हो रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखें, सेडिमेंट मैनेजमेंट एंड ड्रेजिंग। ठीक है, सेडिमेंट मैनेजमेंट, जितना भी सेडिमेंट आता है, मतलब जो जितना गाद आता है उसका मैनेजमेंट करना। ठीक है, ड्रेजिंग एक तकनीक होती है जहाँ पे मशीनों के द्वारा जो अत्यधिक गाद है उसको निकाला जाता है। ठीक है, तो ये कहता है कि ऐसे जो है वैज्ञानिक रूप से जो उपयुक्त हो ऐसे कार्य करने चाहिए, ताकि जो ड्रेजिंग जितना भी सेडिमेंट है वो कम हो और उसे मशीनों के द्वारा निकाला जा सके। देन है एम्बैंकमेंट का आधुनिकीकरण एवं नियमित रखरखाव। ठीक है, एम्बैंकमेंट मतलब कि मेड़ की बात हो रही है, तटबंध की बात हो रही है। ठीक है, कहता है कि जो रिवर के साइड में जो है बड़े बड़े मेड़ या ऐसे दीवारें बनाई जाए, ताकि जो एक्स्ट्रा जो वाटर है वो आसपास के एरिया में फ्लो ना हो। ठीक है, लेकिन ऐसे जो एम्बैंकमेंट है ऑलरेडी बनाए गए हैं, लेकिन उनका रखरखाव जो है वो ठीक तरीके से नहीं है, बहुत पुराने टाइम के वो मेड़ बनाए हुए हैं, तो उनका रखरखाव किया जाना या एक्स्ट्रा ऐसी वॉल बनाना जिससे कि और ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग बनकर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और क्या करें, और जो पानी है उसको आसपास बहने से रोके। कैचमेंट एरिया ऑफ फॉरेस्टेशन, कैचमेंट एरिया जितने भी भाग हैं, बारिश होकर पूरा पानी जो नदी में मिलता है, उस एरिया में हमें क्या लगाने हैं, उस एरिया में हमें लगाने हैं क्या, पेड़ पौधे लगाने हैं, अफॉरेस्टेशन करना है, ताकि जो है वहाँ पे एक तो सेडिमेंट कम जाए। सेडिमेंट कैसे कम जाएगा, क्योंकि जब बहुत सारे पेड़ पौधे हम लगाएंगे तो उसकी जो जड़ें हैं मिट्टी को बहुत ही मजबूत होकर उसको पकड़ कर रखती हैं, और जो मिट्टी है वो कम बहती है, तो ऐसे में सेडिमेंट कम आएगा। ठीक है, अफॉरेस्टेशन होगा तो। असम के बाद हम यहाँ देखते हैं फ्लड प्लेन जोनिंग। ठीक है, एंड लैंड यूज प्लानिंग। अब जहाँ जहाँ पर जो फ्लड या बाढ़ आने की आशंका होती है, वैसे जो एरिया है वहाँ पर जोन कर उनको चिन्हित करने की ज़रूरत है। ठीक है, उस एरिया में जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस एरिया में जो है बाढ़ का पानी आता है, लेकिन मतलब नदी का पानी आता है, लेकिन जब बाढ़ आती है तो बाकी और एरिया में वो पानी फैल जाता है। ठीक है, अब सरकार को ये ज़रूरत है कि ये वाला जो एरिया है इसको वो चिन्हित करे। ठीक है, इसको चिन्हित करें और क्या करें कि ये वाला एरिया जो पर्टिकुलर इसके साइड वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पर कोई नए निर्माण कार्य ना हो। ठीक है, या जो भूमि की जो जमीन है या कृषि की जो ज़मीन है, सॉरी, उसमें जो है बहुत सीमित जो है खेती हो। तो ये चीज़ें जो है हमको याद रखनी है। इससे क्या हो सकता है, इससे जो है खतरा हम कम कर सकते हैं, सुरक्षित स्थानों पर जो है हम उसको विस्थापित कर सकते हैं। ओके, अब आगे यहाँ देखते हैं रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट, मतलब कि भविष्यवाणी किसकी, अगर फ्लड आने वाला है तो उसकी भविष्यवाणी जो हो, ऐसे हमें या फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है डेवलप करें, ताकि लोगों को पहले ही जानकारी हो जाए कि कितना जो है बाढ़ कितना ज़्यादा प्रभावित करेगी, कितने एरिया को प्रभावित करेगी, और उनके पास चाहे SMS हो, चाहे TV हो, मोबाइल के माध्यम से जो है जो वार्निंग है पहले ही पहुँचा दी जाए। ठीक है, ताकि सभी लोग अलर्ट हो जाएं, सुरक्षित रहें। और है असम वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट एंड ब्रह्मपुत्र बोर्ड के बीच बेहतर समन्वय। ठीक है, जो असम का जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है और एक जो ब्रह्मपुत्र बोर्ड है, जो हमारे जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 1980 में बनी है, इनके बीच में एक बहुत ही अच्छा एक समन्वय की ज़रूरत है, ताकि ऐसी जो चीज़ें हैं ये पूरी प्लानिंग बहुत अच्छे से की जा सके, और ऐसे जो विनाशकारी बाढ़ हैं, ऐसे इवेंट हमको बहुत कम देखने को मिले। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है। आगे हम देखते हैं, तो आप ये देख सकते हैं, ये वाला
कि यहाँ पर जो है वाटर लेवल सेंसर बनाए गए हैं। मतलब ये है कि जो आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो कैसे और जो है और बेटर कर सकता है। या फिर स्ट्रीम है, जीएसएम अलार्म यूनिट है, अगर यहाँ पर जो वाटर लेवल बढ़ता है तो अलार्म जो है वो हो जाता है, रिमोट की एक्सेस हो जाती है। मतलब कि लोगों को जो एसएमएस के द्वारा ये संदेश मोबाइल में जो है एसएमएस के द्वारा ये भेजा जाता है कि अब जो है इस टाइम पर बाढ़ होने वाली या फिर अत्यधिक वर्षा होने वाली है या वाटर का लेवल बढ़ने वाला है, तो इससे जो है लोग अलर्ट हो जाते हैं। ओके, ये देख सकते हैं आप अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है इसमें बना हुआ है। ये ट्रांसमीटर्स हैं, ये रिसीवर हैं, इनके द्वारा जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम इसमें भेजा जाता है। ओके, आगे देखते हैं। तो कुछ एग्ज़ाम के जो हैं एग्ज़ाम के लिए कुछ याद रखने योग्य फैक्ट्स हैं, इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमने देखा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो जो है ब्रह्मपुत्र मेन रिवर है और इसकी ट्रिब्यूटरीज, इसकी वजह से जो है सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा फ्लड की स्थिति बनती है। और इसमें अन्य प्रमुख नदी की बात करें तो बराक एक रिवर है, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से निकली है और ब्रह्मपुत्र की क्या लंबाई है, ये आप जो है कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे, ठीक है। अब असम की लगभग 40% मतलब कि 39.6% जो है भूमि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। इसके अलावा बाढ़ के साथ रिवर बैंक इरोजन भी असम की एक बहुत ही प्रमुख समस्या है। याद रखेंगे, बाढ़ के साथ जो रिवर बैंक इरोजन है, जहाँ से भी मतलब जहाँ से अपनी रिवर बह रही है उसके आसपास का जो इलाका है, जो तटीय इलाका है, उसमें क्या होता है, उसमें जो है लैंडस्लाइड्स हमको देखने को मिलती है। ये भी एक बहुत बड़ा जो है असम की समस्या है। अब 2026 की बाढ़ में कई क्षेत्रों में मुख्य कारण ट्रिब्यूटरीज में अत्यधिक वर्षा हो रही है, केवल ब्रह्मपुत्र का जो है उफान नहीं है। याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्र के अलावा इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है यहाँ पर बाढ़ आने का, ठीक। चलिए, अब आज बारी है अभ्यास प्रश्न की, देखते हैं। तो असम में बार बार आने वाली बाढ़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाई गई अत्यधिक सेडिमेंट बाढ़ की तीव्रता बढ़ाने का प्रमुख कारण है। असम की अधिकांश बाढ़ केवल ब्रह्मपुत्र के मुख्य प्रभाव के कारण आती है। या फिर फ्लड प्लेन पर अतिक्रमण एवं क्लाइमेट चेंज की बाढ़ की गंभीरता बढ़ाने वाले कारण हैं। अब इसमें जो है सही ऑप्शन अपने कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। आई होप आपको पूरा वीडियो ठीक से समझ में आया हो। अगर इसमें आपके कोई भी डाउट्स हों तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन या अपने डाउट्स डाल सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए।